जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आज बड़े मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में शायद इतने बड़े बड़े मामलात एक दिन में उससे पहले कभी नहीं आए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी तो मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया जस्टिस एजाजुल हसन का आर्टिकल 206(1) के तहत। अब किसकी बारी है, ये इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा, इस पर बात करेंगे। आप फिर आपको ये बताएंगे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी तो हो गए, लेकिन जान नहीं छुटी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कानूनी नुकात क्या हैं, उस पर आपसे बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की लॉटरी निकल आई, मज़े आ गए। बहुत अच्छे जज हैं और ऐसे जज अगर पाकिस्तान में आते रहे तो पाकिस्तान की अदलिया का मुस्तकबिल रोशन होगा। लेकिन उनके क्या मज़े आए हैं ये आपको बताएंगे। नाज़रीन आपको बताएंगे कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सेनेट का इजलास कर लिया है। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिस पर किया गया है सेनेट का इजलास सिक्योरेट, वो आपको बताएंगे कि नुक्ता क्या है। फिर आपको बताएंगे साइफर केस के हवाले से एक बार फिर। साइफर केस जो है वो यूँ समझिए कि ग्राउंड ज़ीरो पर चला गया, वहाँ से दोबारा से एफर्ट करना होगी। क्या मामला है इस पर बात करेंगे। और आखिर में थोड़ी सी नून लीग और पीपल्स पार्टी की टिकटों की तकसीम पर बात करेंगे। नाज़रीन अब खबरों की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो खबर जिसका मैंने रनडाउन में तस्कर नहीं किया जानबूझकर, वो बल्ले का निशान का मामला है, क्योंकि रोज़ाना बल्ला आ गया बल्ला चला गया। अब तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बैट खुद तंग आ गया होगा बेचारा इस ट्रॉलिंग से। पेशावर हाई कोर्ट बैक वक्त दो वाक़यात हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने बहुत जल्दबाजी में दरख्वास्त दायर कर दी और पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए कल समात के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है, एक तो जस्टिस अरशद है और दूसरे जस्टिस वक़ार हैं। यही दोनों हैं जिन्होंने फैसला भी दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की समात। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। कानूनी टीम ने मुशावरत की और फिर कानूनी नुकात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उसके इख्तियारात में मुदाखलत की गई और ये वाकई दुरुस्त बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर हैं। आइनी तौर पर दोनों अदारे बराबर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और फिर पार्लिमान की करारदाद के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के लिए अपीलों का फोरम मुकर्रर किया गया था। और ये भी उस वक्त पीटीआई की कोशिश शोर डालने से ही हुआ था। उसके बाद से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था 1968 के हवाले से, पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से, वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब नया फैसला आ जाता है तो पुराने फैसलों पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो पाता। ताहम पेशावर हाई कोर्ट के बारे में ये देखना है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया, मदाखलत की इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में, ये कल सुप्रीम कोर्ट देखेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसने पहले डायरी नंबर लगा दिया, फिर एक एतराज़ आ गया, शायद जो दस्तावेज़ात हैं लिफ्ट की हैं इलेक्शन कमीशन ने वो पढ़ाई में नहीं आ रही। वो भी एतराज़ दूर हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बल्ले का निशान अभी जूं का तू है, मिलेगा या नहीं ये फैसला होना है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन अगली खबरों की जानिब जाते हैं। आज सुबह जब आँख खुली तो ऐवान सदर ने ये बताया, हमारे सोर्सेज ने बताया पहले कि सदर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है आर्टिकल 179 के तहत। फौरी तौर पर हमने मुँह शुद्ध धोया और फिर खबरों में लग गए और उसके बाद ये देखने की लगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समात हुई, उसमें यह मामला पेश हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि एक नई सूरत हाल है और क्या हम और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नहीं थे मौजूद, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन नहीं आए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा अटॉर्नी जनरल से कि ये नई सूरत हाल है, क्या हो सकता है इसमें, हमें कुछ आगाह करें, हमारी कुछ रहनुमाई करें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यह कहा कि साकिब निसार साहब के खिलाफ 2020 में एक कंप्लेंट आई थी, लेकिन 2023 में उसका फैसला हुआ। वो मामला डिफरेंट था। अगर वो उनकी मौजूदगी में समात होती तो फिर एक मामला डिफरेंट था, वो उनकी रिटायरमेंट पर हुआ, जिसकी वजह से फिर ये फैसला आया कि रिटायरमेंट के बाद जज को कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये केस ही बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट आ चुकी थी उनकी मौजूदगी में और वो समात भी शुरू हो चुकी थी, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका था।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया का जो वक़ार मजरू हुआ है, अदलिया पर जो धब्बे लगे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है, उनको धोना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ काम करें, करप्शन करें, गलत कारियाँ करें और उसके बाद आराम से बच के घर चले जाएँ, या आप पर इल्ज़ामात लगे और अगर वो इल्ज़ामात हैं तो वो धुले बगैर जो है ना वो उनको लपेट दिया जाए, उन इल्ज़ामात की तहकीकात के बगैर उन्हें साफ़ कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं होगा और इसलिए ये समाप्त करने का फैसला कर लिया गया। अब कल से बाकायदा समाज शुरू होगी, नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये मामला बहुत संजीदा हो गया है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन का एक इख्तिलाफी नोट सामने आया था कल की समाअत में, और उनका ये कहना था कि बड़ी जल्दबाजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को दबाव में लाया जा रहा है और इस तरह की बातें। लेकिन आज जब ये फैसला हो गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया कि मामले की तहकीकात होंगी, तो फिर जो है और वो तहकीकात क्या हो सकती हैं जस्टिस ज़ाहिर नकवी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ये इन इल्ज़ामात के हवाले से किसी भी जो तहकीकाती अदारा है उसको ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर सकती है कि जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से प्लॉट लेने का इल्ज़ाम लगाए, जिसको उन्होंने खुद तस्लीम किया है। जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटों को अगर प्लॉट दिया तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे बेटे को ज़रा कोई चीज़ देकर दिखाए। ये हमारी आपकी आम सोच है ना, हम रोज़ाना अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ से आई। तो आपके बेटे को अगर कोई अरबों रुपए का, कोई करोड़ों रुपए का प्लॉट दे रहा है तो कोई तो वजह होगी, बाप को तो पूछना चाहिए। ये अखलाकी बात है, बहरहाल कानूनी बात नहीं है, लेकिन ये मामला अब जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। ये मामला जब ये फैसला आया तो उसके फ़ौरी बाद फिर ये अफवाहें आना शुरू हुई और फिर खबर आ गई कि जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए। मेरी इत्तला ये है कि उनका इस्तीफ़ा ऐवान सदर मंजूर हो गया, पहुँच चुका है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। ऐवान सदर को जो फ़ाइल पेश की जाएगी वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस से आएगा, प्राइम मिनिस्टर की समरी के साथ। और इत्तला ये है कि कल सुबह 9 बजे सदर को पेश किया जाएगा और उसके बाद सदर मुमलिकत इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। सदर मुमलिकत इस इस्तीफ़े को रोक भी तो नहीं सकते अगर कोई जज इस्तीफ़ा देना चाहे, लेकिन सदर अपना ये इत्मीनान ज़रूर कर सकते हैं कि क्या किसी दबाव में तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने तो ये नहीं कहा और आर्टिकल 209 के तहत उन्हें ये कवर हासिल है कि अगर उन पर कोई दबाव हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज आकर ये कह सकते थे कि मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है। अब जस्टिस एजाजुल हसन के बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जज भी रहे, ये सब जानते हैं। लेकिन एक ज़माने में पीटीआई के मामला में देखा करते थे, बतौर वकील लीगल एडवाइज़र रहे। अभी उनके बेटे के बारे में कुछ अर्सा पहले खबरें आई थी, फिर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी कुछ शिकायत दर्ज आई है। लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मामले के लिए बेंच की समाअत की थी, एक को हेड किया था जस्टिस बदयाल साहब ने वो बेंच बनाया था साथ उसने, जिसने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन, फौजी तनसीबात पर हमले कह लें, उनके हवाले से जो केसेज है 9 मई के, वो सिविलियन कोर्ट में चलाने के हवाले से, सिविलियंस के मुकदमे आर्मी अदालत में चलाने के हवाले से फैसला आया। कल उसका तफसीली फैसला जारी किया। मेरी अबरू कल भी ज़रा उठी थी कि तफसीली फैसला ये क्यों जारी हुआ, देखना, लेकिन कल कोई यूँ समझे जिसको कहते हैं ना, पकड़ा ही नहीं दे रहा था। लेकिन ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो मॉनिटरिंग जज रहे नवाज शरीफ के केस में, जो जो बरी थी JIT। अब नवाज शरीफ साहब उनका एहतसाब भी करना चाहते थे, उनका नाम भी लेते थे वो एहतसाब करने के लिए। अब बहरहाल जस्टिस एजाजुल हसन पर चूँकि फॉर्मली उस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है जिसकी समाज शुरू हो चुकी हो, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन इतलात ये है कि वो कार्रवाई शुरू कर सकती थी। फिर हामिद मीर साहब की तो इतला भी है कि कुछ 2 दरख्वास्तें आने वाली हैं। मुझे इस हवाले से अभी तक कोई शवाहिद नहीं मिले, मैंने बड़ी कोशिश की, वल्लाह आलम बिलसवाब, लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट मामला था, हमने कहा कि आपको बताएं। अगला नंबर नाज़रीन जो इतलात हैं वो तो बहुत शिद्दत के साथ फैलाई जा रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर अगले मुस्ताफ़ी होने वाले होंगे और जस्टिस आयशा के बारे में भी कहा जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात हैं कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़े। हाँ, सिर्फ ये अलबत्ता हुआ है जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में एक मामला ऐसा है, यानी वो उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, पंजाब का डोमिसाइल था उनका, लाहौर में उनका घर है, शादी उनकी सिंध में हुई और उस शादी की बुनियाद पर वो सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आए।
इस मामले पर अगर कोई उनके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे या अगर कोई और करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनकी मौजूदगी में कोई शिकायत ज़ेर समात आ जाए तो फिर मामला दूसरा है। लेकिन अब देखते हैं कि वो मुस्ताफ़ी होते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि अब वो जो कहते थे इसके दो इफ़ेक्ट हुए हैं। एक तो पीटीआई की जो हिमायत नज़र आती थी आला अदलिया में वो कम हो जाएगी और जस्टिस एजाजुल हसन एक मजबूत उनके हामी थे जस्टिस जिससे वो खड़े हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए। तो पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन पीटीआई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जो हिमायत नज़र आती थी जो ये कहा जा रहा था सहूलतकारी हो रही है वो सहूलतकारी अब नहीं होगी। अब देखना होगा कि पीटीआई का क्या रद्दमल होता है और अदालतें पीटीआई के मामला को कैसे आगे लेकर चलती हैं। दूसरा फैक्ट इसका नाज़रीन ये है कि अब बेंच जो है वो 3 वो सीनियर जज बनाएंगे जिनका अक्सर मामलात में आपस में इत्तफाक होता है और उनकी राय इत्तफाक राय होता है सोच तकरीबन एक जैसी अदालत को चलाने के बारे में अदालत की साख के बारे में। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह अब उनकी जगह लेंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी लेंगे वो और जुडिशल कमीशन में भी लेंगे और सीनियर तरीन जज हो गए जस्टिस तारिक खोसा के बाद तारिक मसूद खोसा के बाद। तो इस तरह अब बेंचों की जो तश्कील कल से होगी उसमें चीफ जस्टिस जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है और इख्तलाफात कम हो गए। एजाजुल हसन साहब ने तो 2 खतूत भी लिखे थे इस हवाले से जब कुछ बेंच बने थे बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अलावा भी उन्होंने कुछ खतूत लिखे थे जो पिछले 2 बेंच बने थे 2। अब देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की जो मैंने इब्तिदा में आपसे कहा कि लॉटरी निकलाई है मुझे बहुत पसंद है। मंसूर अली शाह साहब आइन और कानून की बात करते हैं सवालात उठाते हैं और कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करते अदालत में जिस 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 जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा सके। आइन और कानून पर रहते हैं लाइन पर चलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को 2025 के आखिर में चीफ जस्टिस बनना था गालिबन दिसंबर 2025 में मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब चूँकि छोड़ गए उनका इस्तीफ़ा अगर कल मंजूर हो जाता है तो काजी फ़ायद ईसा साहब अक्टूबर में घर में जाएंगे। 18 अक्टूबर को रिटायर होंगे वो गालिबन या अक्टूबर की कोई तारीख है जिसके बाद वो एजाजुल हसन साहब की जगह मंसूर अली शाह साहब बनेंगे और वो मुद्दत 1 साल की 1.25 साल की मुद्दत जो एजाजुल हसन साहब को मिलनी थी वो मंसूर अली शाह साहब को मिल जाएगी। तो उनका टेन्योर जो है चीफ जस्टिस ज़रा लंबा हो गया। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जुडिशल कमीशन है उसमें भी मंसूर अली शाह साहब जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन की जगह ले लेंगे। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की जानिब के साइफर केस पर चलते हैं। पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था उसका तफसीली फैसला साइफर केस में जारी हो गया है। तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि जो इसकी जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये जो मामला है इसका साइफर केस का वो 14 दिसंबर से पहले के बाद की जो समात है उसको एक बार फिर गैर कानूनी करार दे दिया है उसे खिलाफ कानून करार दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने और नैब के माफ़ कीजिएगा FIA के वकील ने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। नैब FIA के वकील ने ये बताया कि 14 दिसंबर को के बाद भी कुछ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए और वो ओपन कोर्ट में हुए हैं। लेकिन अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा उन्होंने कहा कि बयानात अगर अदालत ये चाहती है तो हम बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब जो 14 दिसंबर के बाद बयानात रिकॉर्ड हुए थे ख़ास तौर पर जिसमें यूँ समझ लें कि साइफर के जो हैंडलर थे इकरा अशरफ फॉरेन ऑफिस में और फॉरेन ऑफिस के 1-2 लोग और थे उनके बयानात थे वो दोबारा रिकॉर्ड होंगे और 14 दिसंबर की कार्रवाई जो इन कैमरा थी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। लेकिन उसके बाद अदालत ने एक और ये नुक्ता उठाया कि 14 जो अदालती हुक्म है उस पर जो है वो जो जज साहब हैं उन्होंने जो है वो उसको इन कैमरा का ख़त्म करने का नोटिफिकेशन नहीं किया था और ना ही उस पर अमल दरामद किया अदालती हुक्म पर। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि हम जज के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त देंगे। यानी जो जज आपको पसंद ना है आइन और कानून की वो अपनी तशरीह करे उसको आप चैलेंज करने का इख्तियार आपके पास होता है आप उसको नौकरी से निकलवाने चल देते हैं। ये भी कोई रवैया नहीं है। लेकिन नाज़रीन अब क्या करें। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब। जमात इस्लामी पाकिस्तान और PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो है वो सेनेट का इजलास रिक्विजिट कर लिया है। रिक्विजिशन आज जमा करा दी गई है। रिक्विजिशन में जो नुक्ता बयान किया गया है वो जो अफवाहें फैल रही हैं इलेक्शन के अल्तवा की सुहेल वड़ाई साहब ने तो उसमें और ज़्यादा शिद्दत पैदा कर दी है कि अगस्त और सितंबर तक इलेक्शन जा सकते हैं।
तो उस हवाले से मैंने ऐवान सदर में पूछा तो कि सदर क्या करेंगे। तो ऐवान सदर में उनका करीबी ज़राए ये कह रहा था कि सदर मुमलिकत बस इस मूड में है अब कि इलेक्शन हो और वो नए सदर का इंतखाब और वो घर जाएँ और फिर आराम से जो अब वो काम करना चाहते हैं वो करें। याददाश्तें लिखेंगे या फिर सियासत करेंगे, इंतज़ार करके वो देखना पड़ेगा। क्योंकि उनके एक बेटे के कागज़ात भी मुस्तरद कर दिए गए थे। बहरहाल लेकिन ये अफ़वाहें शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। नहीं होनी चाहिए, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक और शिद्दत से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन से भी कोई एक बड़ा इस्तीफ़ा आएगा फॉर बैलेंसिंग एक्ट। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है। इसमें जो इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से सेनेट की करारदाद पिछले दिनों मंजूर कराई थी चेयरमैन सेनेट ने। जमात इस्लामी ने उसे वापस लेने की करारदाद भी जमा कराई हुई है। पीपल्स पार्टी ने भी उसको ऐलान कर रखा है कि उसको पिछली करारदाद की तनसीख कराई जाएगी सेनेट से। तो वो भी मेरा ख्याल है एजेंडे पर होगी। अभी एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन जो मेरी रीडिंग है पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस करारदाद की वापसी के लिए भी जो है वो एक करारदाद लाएंगी उसे मुस्तरद करने के लिए। नाज़रीन, अब आते हैं नून लीग के टिकट्स की जानिब। टिकट्स तो अनाउंस हो गए नून लीग के, लेकिन दौले पड़ गए। यानी सिद्दीक बलोच साहब जो है उनके बारे में ये इत्तला थी कि लुधियाना से कि नून लीग ने अगर उनको टिकट नहीं दिया तो वो पीपल्स पार्टी से उनके राब्ते इस्तवार हो रहे थे। इसलिए नून लीग ने वहाँ से उनको टिकट दे दिया। जहांगीर तरीन को NA-49 मुल्तान से टिकट दिए जाने का इम्कान है। अगर उन्हें NA-49 मुल्तान से टिकट दिया जाता है तो फिर वो जो अंसारी साहब हैं, सईद अंसारी गालबन उनका नाम है, वो नाराज़ हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं। इसी तरह राना महमूद अल हसन का फैसला भी नहीं हुआ, वहाँ भी कुछ सीट एडजस्टमेंट का मामला है। तो राना महमूद अल हसन साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों में हैं। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये दोनों हल्के खुले छोड़ दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो आज जारी की है अपनी लिस्ट, उसमें मुल्तान के ये दोनों हल्के ओपन छोड़ दिए हैं, 49 149 और 150। और इस तरह जो है वो मसला मतलब उन्होंने ओपन रखा है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं राना महमूद अल हसन साहब को। तो नाज़रीन, ये मामलात हैं। और आप देखते हैं लाहौर में भी ऐसा ही हुआ है। जेलम में जनरल अदर महमूद कैनी हैं, जिन्होंने रावलपिंडी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाया। उनके बेटे को टिकट मिल गया, राजा फ़ारूक अल्ताफ़ को नहीं मिला। फ़ारूक अल्ताफ़ अब क्या करेंगे, वो भी शायद पीपल्स पार्टी में चले जाएँ, क्योंकि उनके वालिद चौधरी अल्ताफ़ पीपल्स पार्टी में रहे, मरते दम तक पीपल्स पार्टी में रहे। नाज़रीन, अब देखते हैं ये जो एहतजाज है ये कहाँ कहाँ रंग लाता है, क्योंकि रावलपिंडी से लेकर कराची तक जो है वो नून लीग का वर्कर खुश नहीं है। इसी तरह कराची में NA-242 में शहबाज शरीफ के साथ नून MKM ने ऐलान कर दिया कि कोई मुफावरत नहीं हुई, मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ टिकट दे दिया है। ये भी एक मसला नून लीग के लिए बनेगा। आगे चल कर देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।